हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल फॉर श्योर। आज जो पहला वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यूपी के करंट अफेयर्स की, जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपका लेखपाल अभी आपका आ रहा है, इसके बाद से जो और भी वनडे एग्ज़ाम्स यूपी ट्रिपल एससी यूपी पीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, वो सारे इसमें कवर होंगे। फ्रेंड्स, आगे चल के हम और धीरे धीरे वीडियोज़ और प्लेलिस्ट अपलोड करेंगे अपनी, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, एमसीक्यू सीरीज़, यूपीएससी, बीपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं यूपी करंट अफेयर्स की। तो यूपी करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ है कि देवेंद्र सिंह चौहान कौन है? ये यूपी के नए डीजीपी अपॉइंट किए गए हैं और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? मुकुल गोयल को रिप्लेस किया है। सेकेंड नंबर की अगर बात करें तो अभी रिसेंटली स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला गया है। ये कहाँ पर खोला गया है? ये वाराणसी में खोला गया है। तो ये फ्रेंड्स, ये बनारस में खोला गया है। क्या खोला गया है? स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। और इसके लिए हमारी जो एनसीडीसी है उसके साथ एक एमओयू भी साइन किया गया है, किसके द्वारा? और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एनसीडीसी और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है इसके रिगार्डिंग। खैर, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अभी रिसेंटली लेबर डे जो लेबर डे कब मनाया जाता है भैया? 1 मई को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ? इस दिन ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा। ई पेंशन पोर्टल इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो भी पेंशन लेने में दिक्कतें आती थी, जैसे कि आपका हर साल आपको पता है कि जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है, लाइफ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है, इन सब चीज़ों की समस्या को दूर करने के लिए ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिससे जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं उनको एक सुविधा मिल सके अच्छी पेंशन उठाने का। तो बेसिकली ये सीनियर सिटीजन से संबंधित स्कीम है। ई पेंशन पोर्टल किस दिन लॉन्च की गई? 1 मई को। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, यानी इंटरनेशनल लेबर डे। इसके बाद बात करते हैं दस्तक अभियान की। दस्तक अभियान अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ये किससे संबंधित है? ये जितने भी हमारे वाटर एंड बैक्टीरियल डिजीज़ को रोकने के लिए ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो वाटर एंड बैक्टीरियल डिजीज़ को रोकने के लिए ये लॉन्च किया गया था। कौन सा अभियान? दस्तक अभियान, ठीक है। क्योंकि इससे आपको भी पता है कि वाटर और बैक्टीरिया से बहुत सारी डिजीज़ आजकल फैल रही हैं, जिससे बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हो जाती हैं अपने स्टेट में। तो उसको रोकने के लिए दस्तक अभियान लॉन्च किया गया। अब दस्तक अभियान कभी कभी अप्रैल में लॉन्च किया गया, क्योंकि कभी कभी मंथ या डेट पूछ लेता है, तो एग्जैक्ट डेट तो, लेकिन अप्रैल 2022 में ये अभियान लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली लोक निर्मला सम्मान ये अवार्ड होता है, यानी लोक निर्मला अवार्ड या लोक निर्मला सम्मान 2022, ये किसको दिया गया? ये दिया गया आपका शारदा सिन्हा को। शारदा सिन्हा को आप लोग जानते ही हैं, ये बहुत फेमस हमारी लोक गायक हैं, ठीक है। तो शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान दिया गया। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। ये कहाँ पर बनाई जा रही है भैया? ये बनाई जा रही है आपकी सरधना कस्बे में। सरधना कस्बा आपका कहाँ पड़ेगा? मेरठ ज़िले में। तो मेरठ ज़िले में, और इसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने जो है जाके इसका इनॉग्रेशन किया है। तो सरधना कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का भी रिसेंटली नाम चेंज कर दिया गया। क्या नाम चेंज कर दिया गया भैया? क्या रखा गया? महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी रख दिया गया। तो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा गया। इसका नया नाम होगा महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी। आपको पता ही रिसेंटली बहुत सारे नाम के चेंजेस हुए हैं, जैसे कि हमारा फैज़ाबाद का भी नाम अयोध्या रख दिया गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ों के नाम यहाँ पर चेंज हुए हैं। इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। अमृत सरोवर क्या है भैया? अमृत सरोवर सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं, ये खुला है रामपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये रामपुर अपने यूपी में अमृत सरोवर खोला गया, और ये
इंडिया का भी पहला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं 18वीं लोकसभा इलेक्शन अभी हमारे हुए थे, उसमें सॉरी विधानसभा इलेक्शंस जो हमारे 18वें हुए थे, नॉट लोकसभा, आई एम रियली सॉरी, जो विधानसभा हमारे इलेक्शंस हुए थे उसमें प्रोटम स्पीकर अपॉइंट किसको किया गया था? तो प्रोटम स्पीकर अपॉइंट किया गया था रमापति शास्त्री को। थोड़ा सा प्रोटम स्पीकर के बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोटम स्पीकर होता क्या है। बेसिकली प्रोटम स्पीकर का अपॉइंटमेंट इसलिए किया जाता है हमेशा भी, जैसे विधानसभा का जब इलेक्शन होता है या फिर आपका लोकसभा का नया इलेक्शन होता है उसके बाद, तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, एज अ कन्वेंशन है, ये कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कुछ रिटर्न नहीं है, लेकिन कन्वेंशन ये फॉलो किया जाता है कि सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रेसिडेंट प्रोटम स्पीकर अपॉइंट कर देता है। अब बात आती है किस लिए अपॉइंट कर देता है? अपॉइंट इसलिए करता है कि जो हमारे नए मेंबर्स होते हैं उनको सबसे पहली बात ओथ दिलानी होती है। ठीक है, ऑफिस में एंटर करने की ओथ, पार्लियामेंट में एंटर करने पर जो ओथ होती है वो आपका प्रोटम स्पीकर दिलाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होता है कि नया स्पीकर चुनने के लिए, मतलब जो कि परमानेंट स्पीकर चुनने के लिए जो वोटिंग होती है वो भी यही प्रोटम स्पीकर कंडक्ट करवाता है, स्पीकर एज वेल एज डिप्टी स्पीकर दोनों के लिए। दूसरा चीज़ फ्लोर टेस्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिए, जो मिस हो जाता है कि फ्लोर टेस्ट को भी यही प्रोटम स्पीकर एडमिनिस्टर करता है उस दिन जब नई लोकसभा या विधानसभा बनती है। तो इस बार जो हमारी उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें जो प्रोटम स्पीकर अपॉइंट हुए थे कौन थे? रमापति शास्त्री। ठीक है, इनको किसने अपॉइंट किया होगा? यहाँ पर गवर्नर ने किया होगा क्योंकि ये स्टेट का था, और यहाँ सेंटर में कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से अब 18वीं विधानसभा इलेक्शन में किसको स्पीकर अपॉइंट किया गया? नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, स्पीकर भैया कौन बनाया गया? तो स्पीकर किसको बनाया गया? सतीश महाना को। सतीश महाना हमारे नए स्पीकर हैं। आगे बढ़ते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा कुछ अवार्ड्स हमारे यूपी में दिए जाते हैं, तो जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देती है। किसको दिया गया? रामदरस मिश्रा को। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामदरस मिश्रा। रामदरस मिश्रा को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं कोविंद साहब, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जल शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, तो जल शक्ति पुरस्कार में कौन सा जिला है जिसको सर्वश्रेष्ठ राज्य होने का पुरस्कार मिला है, सॉरी सर्वश्रेष्ठ जिला होने का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ जिले का अवार्ड जिसको मिला है वो है मुजफ्फरनगर। ठीक है भाई साहब, मुजफ्फरनगर को जो है आपका सर्वश्रेष्ठ जिला का अवार्ड मिला है। किसके लिए? जल शक्ति के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ राज्यों की अगर बात करें जल शक्ति पुरस्कार में, तो वो भी हमारे किसको मिला है? यूपी को मिला है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य यानी सबसे टॉप स्टेट में भी यूपी को मिला है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो मुजफ्फरनगर को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2022 यानी नेल्सन मंडेला पीस प्राइज़। तो नेल्सन मंडेला पीस प्राइज़ किसको दिया गया? बबीता वर्मा को दिया गया। बबीता वर्मा को क्या दिया गया भैया? नेल्सन मंडेला पीस प्राइज़ दिया गया। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने अपने नए महाधिवक्ता को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? महाधिवक्ता को। किसको भैया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया? अजय कुमार मिश्रा को। तो अजय कुमार मिश्रा हमारे यूपी के नए महाधिवक्ता हैं, यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इनको नियुक्त किया गया। अब एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कौन नियुक्त करता है भैया, ये भी जान लीजिए।
गवर्नर करता है। और सेंटर में कौन अपॉइंट होता है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि नेपाल की जो हमारा बॉर्डर है नेपाल और इंडिया का, वहाँ पर 4 ऐसे गांव थे जिनको राजस्व गांव घोषित किया गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस देश की सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया गया, तो इंडिया और नेपाल। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन किया। भैया किसने किया? हमारे मोदी जी ने किया। इसके बाद से ये कितना है, इसके बारे में कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस में, क्योंकि फैक्ट के क्वेश्चंस बहुत पूछता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये 340.8 किलोमीटर का है। अप्रॉक्सीमेटली आप लोग 340 याद कर सकते हैं। ठीक है, कब हुआ? 16 नवंबर 2021 को मोदी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया, जो कि 340 किलोमीटर्स का है और 6 लेन का है टोटल ये। ठीक है, और कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करता है? ये आपका स्टार्ट होता है गाज़ीपुर से लखनऊ। अब गाज़ीपुर से लखनऊ हो जाता है। लखनऊ से आपको कौन सा एक्सप्रेसवे मिल जाएगा? आगरा के लिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, फिर आगरा से नोएडा आपको मिल जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे। तो इस तरीके से जो पूरी कनेक्टिविटी है वो आपकी नोएडा तक बहुत इजी हो गई है गाज़ीपुर से नोएडा जाने के लिए। फिलहाल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वापस आते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाज़ीपुर से लखनऊ। ठीक है, गाज़ीपुर से लखनऊ 340 किलोमीटर्स मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया। 6 लेन का है। 16 नवंबर 2021 को इसका इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, और इसकी लागत भी जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि लेखपाल के पेपर में पूछ सकता है। 22,400 करोड़ रुपए में ये बन के तैयार हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और अगर मैं ये बात करूं कि कितने ज़िलों से होकर गुज़रता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका गाज़ीपुर से स्टार्ट होगा। गाज़ीपुर से आपका लखनऊ आएगा। लखनऊ के बाद से आपका मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी, ये सारे ऐसे ज़िले हैं जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद से दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे का भी हमारा काम चल रहा है। इसके से गंगा एक्सप्रेसवे का भी आपको पता है 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे, उसका भी हमारा काम स्टार्ट हो चुका है, इनॉग्रेशन हो चुका है। वो 594 किलोमीटर्स का है ये आपका गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि मेरठ से प्रयागराज के बीच में है। तो गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ है भैया? मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। ठीक है, अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको बनाया गया भैया? कंगना रनौत को। तो हमारी जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत को, उनको ODOP का ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2021 की ये न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभी रिसेंटली जो है चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। किसको बनाया गया है? राजेश बिंदल को। ठीक है, तो राजेश बिंदल जी को भी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल जी को बनाया गया है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको एक न्यूज़ पहले आपको बताई थी कि फैज़ाबाद स्टेशन का भी जो नाम है, यानी जो अभी तक तो ऐसा था कि ज़िले का नाम चेंज किया गया था, फैज़ाबाद स्टेशन का भी नाम जो है अयोध्या कैंट रख दिया गया है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि कैंट है। तो फैज़ाबाद जो जंक्शन हमारा स्टेशन, मेन स्टेशन था जो हमारा फैज़ाबाद का, उसका नाम अब अयोध्या कैंट हो गया है। इसके बाद से
रिसेंटली अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर किया गया भैया? कुशीनगर में किया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया? हमारे मोदी जी ने किया है। ठीक है, क्योंकि देश में अभी जितने भी इनॉग्रेशन हो रहे हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी ही कर रहे हैं। तो मोदी जी ने जो है कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है। अब कुशीनगर बुद्धा आपको पता ही है क्या हुआ था यहाँ पर, महापरिनिर्वाण, यानी बुद्धा जी की यहाँ पर डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल। अब थोड़ी सी बात मैं आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बता देता हूँ। एक तो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी वाराणसी है, और कौन सा है? लखनऊ है। फिर आपका कौन सा हो गया? कुशीनगर हो गया। नोएडा में अभी बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इलाहाबाद भी हमारा एयरपोर्ट है, लेकिन वो इंटरनेशनल नहीं है। कानपुर में भी है, लेकिन ये सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो होती है जहाँ पे मिनिमम कम से कम एक फ़्लाइट आपकी इंटरनेशनल कंट्रीज़ या बाहर, इंडिया के बाहर जाती हो, तो उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में काउंट किया जाता है। तो कुशीनगर एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिज़्म से रिलेटेड टूरिज़्म प्लेस है, इसलिए वहाँ पे ऐसे एयरपोर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि आपको पता है चाइना, जापान, जितने भी टूरिस्ट हैं हमारे, ये बहुत ज़्यादा कुशीनगर में विज़िट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद से 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना की बात की थी केंद्र सरकार ने। तो उसमें कहाँ पर, उसमें से एक जगह जो हमारे यूपी में है वो कहाँ पर है भैया? गौतम बुद्ध नगर में। तो केंद्र सरकार ने जो 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क की अनाउंसमेंट की थी, उसमें जो उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल डिवाइस पार्क बनना है, वो आपका बनना है गौतम बुद्ध नगर में। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद से एक इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की अनाउंसमेंट की थी कि ये भी स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है भैया? नोएडा में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना नोएडा में की जा रही है। इसका हिंदी में आपको बता दूं, भारतीय विरासत संस्थान। ठीक है, भारतीय विरासत संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़, फिर से नाम चेंज वाली न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रही है कंट्री में। तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने की अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है, इसके बाद से अपन आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आपको बता ही चुका हूँ कि मेरठ में स्थापित हो रही है। इसके बाद से फिर से एक नाम चेंज की करंट अफेयर और है, सहारनपुर यूनिवर्सिटी। सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल के अनाउंस करने का किया गया है, जिसका नाम रखा जाएगा माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय। तो माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय, वहाँ पे माँ शाकंभरी की पीठ भी है, इसीलिए वहाँ का नाम अब रखा जाएगा माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके बाद से जो हमारे विधानसभा इलेक्शंस हुए थे, उसमें योगी जी ने जो अपनी, योगी जी की ओथ सेरेमनी है, यानी योगी जी का शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ था, वो हमारा इकाना स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, तो इकाना स्टेडियम आपका लखनऊ में है। और शपथ ग्रहण कब हुई थी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और इम्पॉर्टेंट डेट है जो आपको ध्यान रखनी है, 25 मार्च 2022। ये भैया इनकी ओथ सेरेमनी जो योगी जी की हुई थी 25 मार्च 2022 को हुई थी। ठीक है, इसके बाद से दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो हमारे विधानसभा इलेक्शन हुए थे, उसमें टोटल कितनी वुमेन कैंडिडेट्स ने इलेक्शन को जीता है, यानी कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की है। तो टोटल हमारी 47, ध्यान रखिएगा, 47 वुमेन कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है। इसके बाद से नीति आयोग ने अभी रिसेंटली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी इसका हिंदी होता है बहुआयामी
निर्धनता सूचांक जारी किया, जिसमें यूपी की रैंक कितनी है। तो नीति आयोग द्वारा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें जो यूपी की रैंक है वो 3rd है भाई साहब। कितनी है? 3री रैंक है। ठीक है। तो और अगर फैक्ट्स की थोड़ी सी मैं बात कर लूँ तो 37.79% यहाँ पे जनता इसके अंदर में आती है, किसमें? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में। ठीक है। तो ये बेसिकली इतना हो गया। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अभी क्या हुआ था कि राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय यानी राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने की अनाउंसमेंट हुई थी। तो ये किस ज़िले में बनाने की बात हो रही है भैया? अलीगढ़ में बात हो रही है। तो अलीगढ़ में स्थापना किसकी की जाएगी? राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके बाद से थोड़ी सी पुरानी करंट अफेयर्स भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि पिछले आजकल आयोग जितने भी हो साल 1.5 साल की करंट अफेयर पूछ दे रहे हैं, और एक आध क्वेश्चन ऐसा पुराना आ जाता है जो हम लोग भूल चुके होते हैं, रिवीजन नहीं किया होता है, तो उससे क्या होता है कि एज नहीं मिल पाता है एग्ज़ाम में, और आजकल एक एक नंबर की फ़ाइट है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि यूपी का कौन सा ऐसा ज़िला था जो सबसे पहला कोविड फ्री डिस्ट्रिक्ट था? तो वो आपका था महोबा। महोबा डिस्ट्रिक्ट ऐसा था जो कोविड फ्री डिस्ट्रिक्ट था। महोबा किस लिए फेमस है भैया यूपी में? पान के लिए फेमस है। ये भी बता दिया मैंने आपको साथ में कि महोबा किसके लिए फेमस है? पान के लिए फेमस है। बुंदेलखंड के सब ज़िले हैं, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, ये सब आपके बुंदेलखंड वाले ज़िले हैं। तो महोबा पान के लिए फेमस है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट वो थी कि महोबा पहला ऐसा ज़िला था जो कि कोविड फ्री डिक्लेयर किया गया था यूपी में। ठीक है। इसके बाद से आते हैं काला नमक चावल महोत्सव। ये भी थोड़ी पुरानी न्यूज़ है। किस ज़िले में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया था? तो वो आयोजित किया गया था सिद्धार्थनगर में। भैया सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल की खेती होती है, बहुत अच्छे तौर पे यहाँ पर खेती की जाती है, और यहाँ की प्रोडक्टिविटी भी काला नमक की बहुत अच्छी होती है। वैसे तो अगर काला नमक चावल की बात करें तो इसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन सिद्धार्थनगर ज़िला एक ऐसा है जहाँ पे इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। बहुत ही सुगंधित चावल ये होता है, बहुत ज़्यादा महकता है जब इसको बनाया जाता है। कलर इसका वाइट ही होता है। ये नहीं मतलब है कि काला नमक है तो काला दिखेगा। चावल एकदम सफ़ेद होता है, लेकिन बहुत ही एरोमेटिक होता है, बहुत सुगंधित चावल होता है। इसके बाद से बात करते हैं कि अभी जो हमारी गवर्नर थी आनंदीबेन पटेल, उन्होंने राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया था? यानी चेयरमैन यूपी स्टेट SC/ST कमीशन। ठीक है। तो वो किसको किया था? राम बाबू हरित को। तो राम बाबू हरित को राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी अपॉइंटमेंट्स पूछता ही है। इसके बाद से कुछ दिन पहले शहीद अशफाक उल्ला खान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो शहीद अशफाक उल्ला खान का पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया भैया? गोरखपुर में किया गया। ठीक है। शहीद अशफाक उल्ला खान पार्क का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। इसके बाद से वर्तमान में भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन सा बन गया? मैंने आपको बताया इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इस वक्त यूपी एक ऐसा जो है राज्य बन गया है, स्टेट बन गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेट कर रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। आगे UNDP ने एक रिपोर्ट निकाली थी, जहाँ पर जो उस रिपोर्ट में यूपी के 3 ज़िलों की तारीफ़ की गई थी, यानी 3 डिस्ट्रिक्ट की तारीफ़ की गई थी। किस लिए की गई थी भाई साहब? डेवलपमेंट कार्यों के लिए। यानी जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट को लेके वर्क हुए थे उसको लेके एक रिपोर्ट UNDP ने निकाली थी। तो उसमें 3 ज़िलों के नाम हमारे यूपी के आए थे। वो कौन कौन से हैं? सोनभद्र,
चंदौली और तीसरा है हमारा फतेहपुर। तो भैया यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट में डेवलपमेंट वर्क यानी विकास कार्यों के लिए जो प्रशंसा की थी वो इन 3 जिलों की थी, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर। ठीक है, अब बात करते हैं कि लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। आप लोग को पता होगा, आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा कि इन 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया था। ठीक है, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया था। अब एक इसमें ज़िला और ऐड किया गया है, वो है 2 ज़िले ऐड किए गए हैं, वो हैं बनारस और कानपुर। ठीक है, तो ये निर्णय लिया गया है कि बनारस कानपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर दिया जाए। अब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस को पावर्स थोड़ी बढ़ जाती हैं, यानी जो जुडिशियल पावर्स हैं थोड़ी सी वो भी पुलिस को मिल जाती हैं। भाई 2 सिस्टम होता है, एक आपका हो गया डीजीपी सिस्टम जिसको आईजी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया, तो बेसिकली 2 सिस्टम, एक हो गया आईजी सिस्टम, एक हो गया कमिश्नरेट सिस्टम। ठीक है, तो एक हो गया आईजी सिस्टम, एक हो गया कमिश्नर सिस्टम। तो आईजी सिस्टम, अब जैसे आप देखे होंगे बॉम्बे, आप हमेशा सुनते होंगे मुंबई पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो बॉम्बे, दिल्ली, जितने भी थोड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत टफ हो जाता है और जहाँ पे रेड टेपिज्म को थोड़ा सा घटाने के लिए और पुलिस को बेहतर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, सुनिश्चित कर सके, इसलिए कमिश्नरेट सिस्टम ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। तो जैसे भी आपको देख ले महानगर, जैसे बॉम्बे एक महानगर, फिर दिल्ली हो गया, यहाँ पर जो है कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। तो यहाँ पे जो पुलिस फोर्स को हेड करता है ही इज़ कॉल्ड एज कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, बॉम्बे पुलिस कमिश्नर, इसलिए सिस्टम को कमिश्नरेट सिस्टम कहते हैं। और आईजी सिस्टम में जो रैंकिंग बढ़ती है उसमें कौन हेड करता है? आईजी हेड करता है। पूरे स्टेट की अगर हेड करने की बात माने तो डीजीपी हेड करेगा, जैसे हमारे यूपी में डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, ये हेड करता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत डीप में नहीं जाना है, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा ऊपर से बता दिया कि इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो ये कमिश्नरेट सिस्टम जो है थोड़ा सा पावर्स और बढ़ जाती हैं, तो इसीलिए अब धीरे धीरे लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, जो भी हमारे महानगर से, फिर बनारस, कानपुर, मुझे लगता है आगे चल के सरकार और भी ज़िलों में इस चीज़ को लागू कर सकती है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद से एक इम्पॉर्टेंट भैया पढ़ लीजिए, यूपी पीएससी का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया था। अब जैसे आपको यूपी SSS में चीज़ पूछी जा सकती है, भले यूपी पीएससी में ना पूछे, लेकिन यूपी SSS में पूछी जा सकती है कि यूपी पीएससी का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो संजय श्रीनेत। ये ऐसी करंट है जो आपको लग रहा होगा कि आपको पता होगा, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी दिमाग से चीज़ें निकल जाती है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि भैया इसके पहले वाले चेयरमैन का नाम आपको याद आने लगेगा। तो संजय श्रीनेत आपको नाम याद रखना है कि ये जो है हम आपके प्रेजेंट यूपी पीएससी चेयरमैन हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको मैक्सिमम करंट अफेयर्स जो है यूपी की प्रेजेंट सिनेरियो में बता दी, जो आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें आपको काम आएगी, चाहे वो आपका लेखपाल हो, चाहे आपका और भी जो स्टेट एग्ज़ाम्स आपके आ रहे हों वो हों। 1-2 चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट मुझे लग रही हैं, जैसे कि हो गया यूपी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य। अब देखिए, बाल सेवा योजना 2 आई थी। सबसे पहली जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आई वो आपकी कोविड में आई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें ये निर्णय लिया गया था कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों कोविड में, जिनकी डेथ हो चुकी है यानी मृत्यु हो चुकी है कोविड की वजह से, उन बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करने के लिए या जो भी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए यूपी गवर्नमेंट 4000 रुपीज़ पर मंथ उनको देगी। ठीक है, और इसके अलावा फ्री एजुकेशन भी देगी। ठीक है, तो ये उनकी फाइनेंशियल हेल्प हो गई, बाकी आपकी फ्री एजुकेशन भी देगी। ठीक है, और
एक इसमें प्रावधान और किया गया था जिसकी बात बहुत ज़्यादा करंट पे लोग नहीं करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ में ऐड थी। वो ये थी कि जब लड़की की शादी होगी तो उस टाइम भी सरकार कुछ मदद आपकी करेगी, ठीक है। तो वो था 1,01,000 रुपये, ये आपकी ये भी मदद सरकार करेगी, ठीक है। और अब मैंने आपको बताया ना कि इसकी फिर एक स्कीम और आई, उसकी आई वो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना समान, यानी जनरल। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जनरल, इसमें क्या हुआ था? इसमें था, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोविड के कारण डेथ हुई हो, इसमें किसी भी कारण अगर डेथ हो गई हो और बच्चे आपके अनाथ हो गए हों तो इसमें 2,500 रुपये आपको पर मंथ बच्चों को दिया जाएगा, ये भी जान लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट ये है कि एक परिवार में मैक्सिमम 2 बच्चों को ये इस योजना का लाभ दिया जा सकता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, मैं फिर से बता दूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक होना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जिसमें कोविड के कारण डेथ हुई, यानी कोविड के कारण डेथ हुई तो ज़्यादा पैसा मिलना है, 4,000 रुपये पर महीने मिलने, फ्री एजुकेशन मिलना है, शादी के टाइम 1,01,000 रुपये मिलना है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो जनरल वाली है उसमें आपको 2,500 रुपये महीने सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम 2 चाइल्ड की कैपिंग भी है कि मैक्सिमम 2 चाइल्ड की कैपिंग आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है, ठीक है। इसके बाद से और थोड़ी सी बात मैं आपको रामसर साइट्स वगैरह की भी कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी पूछी जा सकती है। बहुत मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ कि यूपी में इस वक्त कितनी रामसर साइट्स हैं भैया। यूपी में जो रामसर साइट्स की संख्या है वो है 10, ठीक है। उसमें ऊपरी गंगा नदी आपकी हो गई जो कि नरौरा में है, फिर नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, सांडी आपका हो गया हरदोई में, समसपुर हो गया रायबरेली में, समन हो गया मैनपुरी में, पार्वती अर्गा हो गया गोंडा में, सरसई नावर हो गया आपका इटावा में, सूर सरोवर झील जिसको कीथम झील भी कहते हैं आगरा में, हैदरपुर वेटलैंड आपका हो गया, और बखीरा वन्यजीव विहार ये संत कबीर नगर में, ठीक है। तो ये रामसर साइट्स टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई। रामसर कन्वेंशन कब साइन किया गया था, इसकी डेट भी जीएस में तो पूछ ही सकता है। तो ये 1971 में इस पर सिग्नेचर किया गया था, लेकिन लागू हुई 1975 से, तो 1975 से ये लागू कर दी गई थी, ठीक है। तो टोटल दूसरी चीज़, अब अगर आपसे ये पूछ ले कि इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी है, तो 49 टोटल साइट्स हैं इंडिया में रामसर की। तो ये दोनों एक मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट हो गया। दूसरा एक चीज़ जो मिसिंग हो सकती है और जो पुरानी करंट अफेयर पूछ सकता है वो ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का एक प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया, जहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल हमारी मैन्युफैक्चर की जाएंगी। तो वो भैया लिया गया डिसीज़न लखनऊ के लिए। तो लखनऊ में अब क्या होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का जो है सेंटर खोला जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गई है। और एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है रटौल, ठीक है। रटौल मैंगो होता है जिसको रटौल आम, ये रटौल आम को अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो जीआई टैग मिला है, तो रटौल आम भैया कहाँ पैदा होता है? बागपत ज़िले में, ठीक है। तो यूपी के बागपत ज़िले में हमारा जो रटौल आम है वो पैदा होता है, जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग भी दिया गया है, ठीक है। और अब थोड़ा सा मैं आपको यूपी विधानसभा इलेक्शन के भी फैक्ट्स लगे हाथ बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे इलेक्शन से एक ना एक क्वेश्चन ही उठाया जा सकता है, ठीक है। यूपी में टोटल विधानसभा की सीट्स कितनी है? 403 है। इलेक्शन को कितने फेजेज़ में कराया गया? 7 फेजेज़ में कराया गया, ठीक है। इसका पहला फेज़ कब था? तो फर्स्ट फेज़ आपको याद रखना है भैया, फर्स्ट फेज़ आपका था 10 फरवरी को, ठीक है। फिर 10, 14, 20, 23, 27, 3, 7, लास्ट फेज़ आपका 7 को हुआ था, 7 मार्च को, ठीक है। ये ध्यान रखना है। 403 सीट मैंने आपको बता दी, किसकी? विधानसभा की, ठीक है। विधान परिषद की कितनी सीटें होती हैं ये भी बता दे रहा हूँ भैया, 100 सीट होती है, ठीक है। वैसे मैं यूपी स्पेशल का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें कवर करूंगा, लेकिन फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो बता दे रहा हूँ लगे हाथ।
बीजेपी ने भैया कितनी सीटें जीती, 255 सीटें जो है बीजेपी ने जीती हैं, ठीक है। 41.3 इनका वोट परसेंटेज था। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारी समाजवादी पार्टी थी, जिसने 111 सीटें जीती थी, 32.1% इनका वोट परसेंटेज था, ठीक है। महिलाओं का मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, 47 सीट्स जीती थी, ये मैंने आपको अभी करंट में कवर कराया है। तो इसमें से 29 महिलाएं जो हैं आपकी बीजेपी की थी, ठीक है। 47 महिलाएं टोटल जीती, जिसमें 29 महिलाएं आपकी बीजेपी से थी, ठीक है। और योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि उनका सेकंड टर्म है एज अ सीएम, ठीक है। एज अ सीएम वो सेकंड टर्म, और 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए इस बार। तो एक तो पुराना ही चेहरा है केशव प्रसाद मौर्य, और दूसरे जो नए हमारे डिप्टी सीएम बने हैं ब्रिजेश पाठक बने हैं, ठीक है। तो और टोटल 52 मिनिस्टर्स COM 52 COM भी अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ओथ सेरेमनी कब हुई थी, फिर से बता दे रहा हूँ भैया, 25 मार्च को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इकाना स्टेडियम में हुई थी। किसने दिलाई थी? हमारी जो गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने उनको ओथ दिलाई थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो है इलेक्शन के कुछ फैक्ट्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहीं पर अपना वीडियो हम एंड करते हैं। आगे हम और सीरीज़ लेकर आएंगे। आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर मैं आगे और सीरीज़ के वीडियो बनाता हूँ। और सब्जेक्ट वाइज हम MCQ सीरीज़ भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, जो आपके UPPSC, BPSC जो अपकमिंग और RO के लिए ये तीनों में काम आएगा। उसके बाद हम UPSC के लिए MCQ सीरीज़ लेकर आएंगे, और साथ में करंट अफेयर्स की भी रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और बाकी जो सब्जेक्ट वाइज वीडियोस हैं वो भी मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।